नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। 2 दिन 48 घंटे, तारीख 25 और 26 फरवरी, पाकिस्तान एक एक मिनट गिनेगा। पूरे पाकिस्तान में चर्चा है कि इजरायल और इंडिया के बीच क्या डील होने वाली है। मोदी और नेतन्याहू के बीच आखिर क्या बात होने वाली है। मोदी और नेतन्याहू जब बैठेंगे तो भारत को क्या क्या हथियार मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकी अड्डे पर पहला और सबसे सटीक हमला इजरायली वेपन से किया गया था। और एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, नरेंद्र मोदी अपना मिशन सुदर्शन भी शुरू करने वाले हैं। इजरायल के पास मिसाइल अटैक से बचने के लिए, ड्रोन के हमलों से बचने के लिए आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम है। और खबर है कि अब भारत के पास भी यही आयरन डोम और आयरन बीम आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी इजरायली वक्त के मुताबिक कल दोपहर 12:45 पर इजरायल पहुंचेंगे। नेतन्याहू खुद मोदी को रिसीव करने आएंगे। दोनों के बीच एयरपोर्ट पर भी एक मीटिंग होगी और वहां से दोनों जेरूसलम जाएंगे। इजरायली समय के मुताबिक कल शाम 4:30 बजे मोदी को ऑफिशियली वेलकम किया जाएगा। इजरायली संसद में उनकी स्पीच होगी। इजरायल के किंग डेविड होटल में मोदी के लिए ऑफिशियल डिनर का इंतजाम किया गया है। गुरुवार को इजरायली समय के मुताबिक सुबह 11 बजे दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी, जहां कई डील्स साइन की जाएंगी और उन्हीं में से एक डील आयरन डोम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हो सकती है। युद्ध की तैयारी 24 घंटे चल रही है। दिल्ली में भी चल रही है, इजरायल में भी चल रही है। मोदी और नेतन्याहू मिलकर लाहौर में बैठे मुनीर के चाचा जी को भी मारेंगे। रावलपिंडी में अपने बिल में छिपे मुनीर के ताया जी को भी मारेंगे। कौन है ये चाचा जी, कौन है ये ताया जी? आज हम इस पर चौंकाने वाला खुलासा करेंगे। बीकानेर में एक्सरसाइज खड़क शक्ति, पोखरण में एक्सरसाइज अग्निवर्षा, राजस्थान में ही पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति। यानी कुछ तो होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। क्या होने वाला है इसका साफ साफ सिग्नल भी मिलने लगा है। एक्सरसाइज के साथ साथ ऑपरेशन भी चालू है। एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में हुआ है। जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, पूरे 326 दिन का ऑपरेशन हुआ है। जैश के इस मॉड्यूल को कैसे खत्म किया गया, फुल डिटेल आगे देंगे। चिल और किल, चिल एंड किल। आजा भाई एलएम जी, 13 ही राउंड लग रहा है रे उसके उधर। दूसरा ऑपरेशन पश्चिम बंगाल के मालदा से लेकर तमिलनाडु के तिरुप्पुर तक किया गया है। लश्कर तैयबा के बांग्लादेशी मॉड्यूल से जुड़े 8 आतंकियों को सीक्रेट ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। लश्कर के इस टेरर मॉड्यूल को बांग्लादेश से हैंडल किया जा रहा था और लश्कर के हैंडलर का नाम था शब्बीर अहमद लोन। अब इस पर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये है कि लश्कर का आतंकी शब्बीर अहमद लोन पाकिस्तान में लश्कर के सरगना हाफिज सईद और लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी के डायरेक्ट कांटेक्ट में था और ये किसी की पकड़ में ना आए, इसलिए ये आतंकी हाफिज सईद को चाचा जी और लखवी को ताया जी कहकर पुकारता था। लेकिन अब लश्कर का चाचा भी मरेगा, ताया भी मरेगा। अब की बार प्रहार इतना तगड़ा होगा, वो प्रहार कैसा होगा, इसकी एक झलक हिंदुस्तान की नई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने पाकिस्तान को लेकर न्यू नॉर्मल कोड जारी किया था और अब आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान ने एक नई राष्ट्रीय नीति और रणनीति प्रहार का ऐलान किया है। क्या है हिंदुस्तान की ये नई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार? पहले आपको ये समझाते हैं। प्रहार में पी का मतलब हुआ आतंकियों को पहले ही पकड़ो मारो, हमले होने ही मत दो ताकि हर भारतीय सुरक्षित सोए, देश का कोई नुकसान ना हो। आर का मतलब हुआ खतरे के हिसाब से तेज और सही, ठीक जवाब देना, न ज्यादा न कम, बस जितना जरूरी हो वो भी फटाफट। ए का मतलब हुआ कि हिंदुस्तान को एक टीम में जोड़ो, सबकी ताकत में। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलाकर इतना दम बनाओ कि आतंकी सोचे भी ना कि भारत में कुछ कर सकते हैं। एच का मतलब हुआ आतंकवाद या किसी बड़े खतरे से लड़ते हुए भी इंसानी हकों का पूरा ख्याल रखना और सब कुछ कानून के दायरे में ही करना। ए का मतलब हुआ आतंकवाद की जड़ें काट दो, आतंकियों का दाना पानी बंद कर दो, इसमें कट्टरपंथ भी शामिल है। ए का मतलब हुआ दुनिया के देशों संगठनों के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ना और आर का मतलब हुआ मुसीबत से बाहर निकलो और अगली बार पहले से ज्यादा दमदार बनो। अब सवाल है कि भारत को इस नई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब कुछ फैक्ट्स में है। आतंकी अब पुराने AK-47 वाले नहीं रहे। अब वो ऐप से चैट करते हैं, ड्रोन से बम गिराते हैं, क्रिप्टो से पैसे भेजते हैं और इंटरनेट पर वीडियो बनाकर नए लड़के भर्ती करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आतंकियों की मदद करता है। अंदर स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं। माफिया से आतंकियों का गठजोड़ है। आतंकी अब साइबर और केमिकल अटैक सब ट्राई कर रहे हैं। भारत की नई प्रहार पॉलिसी का मंत्र ही ये है कि हमला होने से पहले ही मारो, खुफिया जानकारी जुटाओ, सब एजेंसियों को तुरंत शेयर करो ताकि आतंकी प्लान बनाते ही पकड़े जाएं। इस पॉलिसी में पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन जहर फैलाने वाले पेज और ग्रुप को बंद करो, नए लड़के भर्ती मत होने दो, पैसे का रास्ता बंद करो और छुपे हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ो जो पीछे से मदद करते हैं। यानी अब पूरा का पूरा फोकस आतंकवादियों के साथ साथ आतंकवादियों के पूरे सपोर्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने पर है और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल हमें किश्तवाड़ में देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 326 दिनों के बड़े ऑपरेशन में कुख्यात आतंकी सैफुल्लाह समेत 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ, इसकी मिनट टू मिनट डिटेल किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े सैफुल्लाह ग्रुप के 18 से 20 आतंकी 2023 के मिड या लेट 2023 में घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। इनमें से ज्यादातर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग ऑपरेशन में मार गिराया। उस पुराने ग्रुप में से 1 से 2 आतंकी जिंदा बचे थे। बाद में जैश का एक और ग्रुप आया जिसे लीड कर रहा था जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी सैफुल्लाह। जैश के ये 7 आतंकी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में टेरर अटैक्स प्लान करते रहे। खुल्लम खुल्ला ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से अपने खाने पीने का इंतजाम भी करते रहे। इन आतंकियों ने अपने ग्रुप का नाम अजराइल ग्रुप रखा था। अजराइल का मतलब हुआ मौत का फरिश्ता। आतंकियों का यह ग्रुप अक्सर सुरक्षा बलों पर हमला करके भाग जाता था और इनके खात्मे के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन त्राशी 1 लॉन्च किया। 2024 में ये 7 आतंकी भारत में दाखिल हुए। 1.5 साल तक सुरक्षा बलों ने 17 बार इन 7 आतंकियों को एंगेज किया। 7 में से 3 आतंकियों को अप्रैल 2025 में मार गिराया गया। इंडियन आर्मी बाकी बचे हुए आतंकियों को ट्रैक करती रही और सही मौके के इंतजार में थी। 14 जनवरी 2026 को किश्तवाड़ में इन आतंकियों के हाइडआउट का पता चला और 4 दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद 18 जनवरी को आतंकियों से पहला कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हुआ। और वो कॉन्टैक्ट इसलिए एस्टैब्लिश हो पाया क्योंकि इंडियन आर्मी के असॉल्ट डॉग टायसन ने आतंकियों के हाइडआउट में छिपे हुए आतंकियों को देखा। टायसन ने जैसे ही आतंकियों को देखा, आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद आर्मी के असॉल्ट डॉग टायसन ने आतंकियों पर छलांग लगा दी। इसके जवाब में आतंकियों को टायसन पर अंधाधुंध फायरिंग करनी पड़ी, जिससे उनकी लोकेशन एस्टैब्लिश हो गई। इसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कई घंटों तक, कई दिनों तक उस हाइडआउट के ठीक सामने डट गई और फाइनल असॉल्ट का इंतजार करने लगी। 22 जनवरी, 25 जनवरी, 31 जनवरी, 4 फरवरी, 8 फरवरी को आतंकियों से दोबारा एंगेज किया गया। स्ट्रेटजी यही थी कि आतंकियों को थका कर मारा जाएगा। इस दौरान मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, बर्फबारी हुई, लैंडस्लाइड हुई। भारत के जवान वहीं डटे रहे
ऑपरेशन में शामिल फोर्सेस को रोटेट किया गया। कुछ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से हाइड आउट वाली जगह पर लाया गया। कुछ 8 घंटे की ट्रैकिंग करके एनकाउंटर वाले स्पॉट तक पहुंचे और इसके बाद 22 फरवरी को फाइनल असॉल्ट हुआ, जिसमें जैश के इन सारे टॉप आतंकवादियों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम भेज दिया गया। आप में एक फॉल्ट है, लेकिन आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। ये है आपकी गलती। फॉल्ट होना गलती नहीं है, वो तो इनबिल्ट है ना, इनहेरेंट है। गफलत है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। को पता नहीं है कि इस पूरी राम कथा जो शुरू हुई थी आज से 4 साल पहले, बाजवे ने शुरू की थी, उसका आखिरी चैप्टर ही यही है। लास्ट नेल इन द कॉफिन इसी को कहते हैं। ये तुम्हारी आखिरी मंजिल थी जिसके बहुत करीब अल्लाह तुम्हें ले गया है। उन्होंने तुम्हें इसमें मार देना है, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देना। पाकिस्तान ने जो टेररिज्म की गेम पिछले कई दशकों से, कई डेकेड से शुरू की हुई है, पाकिस्तान अब बुरी तरह उसका शिकार हो चुका है। अभी पाकिस्तान में भांत भांत के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि कश्मीर यानी इंडिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब कुछ ग्रुप्स इनके कंट्रोल से बाहर आ गए हैं क्योंकि अब इनकी टेररिज्म की दुकान चल नहीं रही। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के हवाले से बहुत से स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ है, तो इनके टेररिस्ट चल नहीं रहे, जॉबलेस हो गए। आप देखें ना, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, कई हजार टेररिस्ट इनके पैरोल पे हैं। कब तक ये इनको पैसे देंगे? खाने को तो पैसा है नहीं, तो अब ये आपस में लड़ मरते हैं। ये तो अनडिस्प्यूटेड। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फैक्ट है ना कि मोदी जी जो भी करते हैं भारत के बेहतरी के फैसले करते हैं। तो अजीज दोस्तों, ये कहानी है इंडिया के ऊपर हमला करने की इनकी औकात नहीं है। ये तो डरे हुए हैं कि इंडिया किस दिन वापस ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा। आपकी औकात नहीं है इंडिया से लड़ने की। इंडिया से सिर्फ आप प्रोक्सीज भेज सकते हैं, वो भी अब आपका धंधा बंद हो गया है। हिंदुस्तान में घुसपैठ करके भारत आने वाले ऐसे हर आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारत की नई पॉलिसी प्रहार का मकसद ही यही है। अभी भी कई आतंकी निशाने पर हैं, कोई नहीं बचने वाला। मुनीर का चाचा हाफिज भी मरेगा और ताया लखवी भी मरेगा। दिन करीब आ रहे हैं। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो पोटेंशियल टेररिस्ट हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और जो कंफर्म टेररिस्ट ऑन एंड ऑफ भारत की सरकार को वहाँ पे मिल रहे हैं, कैप्चर वो कर रहे हैं, तो वो उनको एलिमिनेट भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारत कोई पाकिस्तान का लंबा चौड़ा जिक्र नहीं करता। कभी कभी वो इसका कोई चर्चा कर देते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के बारे में भारत में कोई उस लेवल का ऑब्सेशन नहीं है जिस लेवल का पाकिस्तान में भारत के बारे में ऑब्सेशन है। अब भारत की मिलिट्री लीडरशिप ने वेरी रिसेंटली ऑपरेशंस किए हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, और मिलिट्री लीडरशिप के कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल्स ने भी इम्पोर्टेंट बातें की। अभी गेम पूरा का पूरा पलटने वाला है। मोदी एक ऐसी डील करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ने तय हैं। नरेंद्र मोदी अपने इजरायल दौरे पर एक ऐसी डील कर सकते हैं जिससे हिंदुस्तान की एयर स्पेस अभेद हो जाएगी। पाकिस्तान का कोई ड्रोन, पाकिस्तान की कोई भी चाइनीज मिसाइल इंडियन एयर स्पेस को भेद नहीं पाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने अब इजरायल के आयरन डोम पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। और अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इजरायल भारत को अपने घातक आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। यानी हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग में इजरायल के लिए ढाल बन गया आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अब भारत को भी मिल सकता है। क्या है ये आयरन डोम, पहले ये समझिए। 2023 में 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 2023 में
इजराइल का आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया है ताकि आबादी वाले इलाकों को हमले से बचाया जा सके। यह सिस्टम रेडार की मदद से दुश्मन की पहचान करता है। खतरा सही पाए जाने पर यह तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है और हमले को हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम के सफलता की दर करीब 90% है। इसके अलावा इजराइल के पास अपना आयरन बीम लेजर सिस्टम भी है। इस लेजर वेपन को ड्रोन, यूएवी, रॉकेट और मोटार शेल को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइट की रफ्तार से लड़ने वाले आयरन बीम में अनलिमिटेड मैगजीन होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान की नजर इस आयरन बीम पर भी है। वैसे आपको बता दें कि भारत में डीआरडीओ भी लेजर वेपन प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एडवांस ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों और लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा संरचना में शामिल कर अभेद्य मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार करना चाहता है। डीआरडीओ ने 30 किलोवाट क्षमता वाली हाई एनर्जी लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DWMK-2A सिस्टम विकसित किया है। लेकिन इजराइल ने 100 किलोवाट क्षमता वाली आयरन बीम लेजर सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया है, जो उसकी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाती है। इजरायली आयरन बीम कहीं ज्यादा पावरफुल है और उसका रिस्पांस टाइम भी बहुत तेज है। ये रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ बहुत ही कारगर है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मोदी के इजराइल दौरे पर आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम पर भी बात हो सकती है, जिसने पाकिस्तान में सबकी नींद हराम कर दी है। ऊपर से जब से बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के साथ मिलकर हेक्सागन नाम का एक नया 6 पक्षीय गठबंधन बनाने की बात कही है, पाकिस्तान में सबकी बोलती बंद हो गई है। जो नरेंद्र मोदी का जो अभी है विजिट है जो इजराइल में, उसको अगर हम लोग देखें तो वो भी पहले तो जो एक इम्पैक्ट क्या रहेगा, एक ट्रेडिशनल जो स्टैंस था जो इंडिया का पैलेस्टाइन पे, और अभी जो आप कैसे देखते हैं, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड लाइक दिस विजिट, और क्या ये कैसे फिट होता है एक इंडिया की जो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी है उसमें ये जो विजिट है। जैसे कि हमने स्टेटमेंट दे की है, नेतन्याहू ने भी कल स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने रेडिकल्स की बात की है और उन्होंने फर्दर कहा है कि हम एक वो अलायंस बनाएंगे, हेक्सागन ऑफ अलायंस होगी। तो आप इस सब को कैसे देखते हैं, इस विजिट को, जो स्टेटमेंट आई है नेतन्याहू की तरफ से, इस सबको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये पता क्या है, ये जो कल वो कह रहे हैं जी कि इंडिया और इजराइल जो है विल स्टैंड टुगेदर, ठीक है जी, किसके अगेंस्ट रेडिकल शियाज एंड रेडिकल सुन्नीज। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये रेडिकल शियाज एंड सुन्नीज के खिलाफ जो है वो हम अलायंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी, ये मौकफ है। अब देखिए इंडिया जो है ना एज ए ग्लोबल पावर वो अपने आप को पिच कर रहा है और वो कह रहा है जनाब कि हम सिक्योरिटी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये वो बहुत सारी चीजें। नेतन्याहू ने कल बड़ी खास बातें की हैं जो ये बताता है कि वो क्या माइंडसेट रखते हैं इस सारी चीज के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि ही इज बिल्डिंग एक्सेस ऑफ नेशंस, नेतन्याहू ने कहा है कि ही इज बिल्डिंग एन एक्सेस ऑफ नेशंस, मतलब कि पूरे का पूरे ममालिक का एक ग्रुप होगा जिसको वो बिल्ड करने जा रहे हैं। मोदी साहब का जो विजिट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कन्वर्सेशंस होना शुरू हो गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, जाके ये कहना कि जनाब हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं हर तरह, और उनका ये कहना कि हमें ये एक्सेस ऑफ नेशंस में ज्वाइन करो, ठीक है, और उसमें कुछ एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। और बेसिकली नेतन्याहू भी बड़ा स्मार्ट है, वो कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग बना के रखता है जिससे उसकी पावर बढ़ती रहे, और वो भी जंग को प्रोलॉन्ग करता है, माहौल गर्म रखता है। अभी रिसेंटली जो नफ्ताली बेनेट फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट्स
और कल रात जो नेतन्याहू ने स्टेटमेंट्स दी हैं मोदी के हवाले से, मोदी अभी आजकल में ही तल अवीव का दौरा करने लगे हैं, उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो ज़ायनिस्ट एंटिटी है और जो ज़ायनिस्ट एलीट्स हैं वो मोदी और बीजेपी के साथ और जो आपकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसके मानने वालों के साथ मिलके एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्सेस बनाने के लिए कोशां हैं। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अफगानिस्तान। वो उनकी वाहिद एंटिटी है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये बात जो कल नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए बात की है कि हम एक एक्सेस, जो सुन्नी एक्सेस की बात नफ्ताली बेनेट ने की है वो, और जो शिया एक्सेस की ईरान के हवाले से उन्होंने बात की है वो, दोनों के हवाले से देर ओपनली सेइंग कि हम लोग इंडिया के साथ मिलके और अपने कोट एंड कोट एशियन पार्टनर्स जो कि अफगानिस्तान उसमें एक हो सकता है प्लेयर इंडिया के ज़रिए, उनके ज़रिए हम लोग डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करेंगे, विच इज़ ए मेजर थ्रेट टू रीजनल पावर्स। मुनीर के मुल्क में सबको एक अनजान डर सता रहा है और उस डर का नाम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू है, जो अगले 72 घंटे के भीतर पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इंतजाम करने वाले हैं। ईरान ने आज अचानक बैलिस्टिक मिसाइलों की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दिया। बॉर्डर पर खतरनाक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी। ईरान ने आज एक से बढ़कर एक घातक ड्रोन्स उड़ाए। खामेनेई ने एक सीक्रेट लिस्ट भी अपने करीबी कमांडर्स को सौंपी है। इस लिस्ट में बहुत से नाम लिखे हैं। ट्रंप को क्यों अचानक कहना पड़ा कि पता नहीं वो कब तक जिंदा है। ईरान में शहर शहर खामेनेई के खिलाफ जेन जी का आंदोलन तेज हो रहा है। खामेनेई की फोर्स को ईरानी पत्थर मार रहे हैं। इस्लामी रिपब्लिक को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में लड़कियां सबसे आगे हैं। उधर इजराइल का मोसाद फुल एक्शन में है। नेतन्याहू ने ऐसी बात कही जो पहले कभी नहीं सुनी गई। खामेनेई ने बैलिस्टिक मिसाइलें चला दी। ट्रंप को अपने घर में मौत का सीन दिख गया। ट्रंप को मारने के लिए शूटर घर पहुंच गए। ट्रंप का दुश्मन उनकी जान के पीछे पड़ गया। ईरान के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें फ्रंट पर तैनात कर दी गई हैं। खामेनेई के आदेश पर लॉन्चर की टेस्टिंग लगातार की जा रही है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं। खामेनेई ऐसा करके ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं, अगर अमेरिका ने एक भी हमला किया तो ईरान बहुत बड़ा पलटवार करेगा। मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, हर तरह की मिसाइलों का जखीरा अग्रिम मोर्चे पर पहुंच चुका है। इनके निशाने पर ट्रंप के मिलिट्री बेस और जंगी बेड़े हैं। ईरान ने फ्रंट लाइन पर फिक्स और मोबाइल दोनों तरह के लॉन्चर तैयार किए हैं। मतलब ट्रंप के अड्डों पर मिसाइल हमला कर खामेनेई के लॉन्चर वहां से फौरन दूसरी लोकेशन में चले जाएंगे। काउंटर अटैक के लिए अमेरिका को उनकी सटीक लोकेशन खोजना होगा। अब सवाल उठता है कि जब 48 घंटे बाद खामेनेई की टीम ट्रंप की टीम से डील पर बातचीत करने वाली है। 26 फरवरी को जिनेवा में दोनों पक्ष समझौते की टेबल पर बैठने वाले हैं।
उससे पहले खामेनेई ने सैकड़ों मिसाइलें क्यों चला दी? खामेनेई किससे डराना चाहते हैं? खामेनेई के दुश्मन नंबर 1 प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। तेहरान से इस्लामिक रिजीम का अंत करने की कसम खाने वाले ट्रंप हैं। ट्रंप को मारने की साजिश ऐसे समय में रची गई जब दोनों की दुश्मनी चरम पर है। दुश्मन ने ट्रंप को मारने के लिए फ्लोरिडा में उनके आलीशान मारे-लागो रिसोर्ट में शूटर भेजा। चुनाव के दौरान भी दुश्मन ने ट्रंप पर शूटर भेजकर गोली चलवाई थी। ट्रंप बाल बच गए थे। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। दोनों बार शूटर मारे गए। I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. ट्रंप अब दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, बड़ा हमला करेंगे। तेहरान से खामेनेई का तंबू उखाड़ कर ही दम लेंगे। ईरान पर किसी भी पल बहुत बड़ा हमला अमेरिका शुरू कर सकता है। ट्रंप का सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड स्ट्राइकिंग पोजीशन पर पहुंच चुका है, जिसका इंतजार ट्रंप को था। खामेनेई ने धमकी दी थी कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें ट्रंप के दोनों जंगी बेड़ों यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में डुबो देंगी। ट्रंप की ताकत का घमंड समंदर के तल में डूब जाएगा। ट्रंप ने खामेनेई की धमकी को बहुत सीरियस लिया। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को समंदर में खड़ा करके 40,000 पाउंड के विस्फोटक से धमाका किया गया। फिर चेक किया गया कि ट्रंप के सबसे बड़े जंगी बेड़े को कितना नुकसान हुआ। जब गेराल्ड आर फोर्ड के पास समंदर के नीचे 40,000 पाउंड का धमाका हुआ तो एटमी धमाके जैसे पानी के बादल उठे। ऐसे 3 धमाके बारी बारी से किए गए। गेराल्ड आर फोर्ड जरूर हिला डोला, मगर न पलटा न डूबा, फिर अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ गया। अब ट्रंप की बारी है खामेनेई के किले तेहरान पर धमाके करने की। ट्रंप के पास तेहरान की तबाही के लिए असीमित विकल्प तैयार हैं। हवाई हमले के लिए 86 फाइटर जेट और पहुंच चुके हैं, जिनमें खतरनाक F-35 और 15E ईगल शामिल हैं। समंदर में 2 जंगी बेड़े में घातक मिसाइलें, अटैक हेलीकॉप्टर और बम वर्षक तैयार है। खामेनेई को भी आशंका हो गई है कि इस बार बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम लीडर ने अपने उत्तराधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की है। खामेनेई ने लारीजानी और कुछ करीबी लोगों से कहा है कि उत्तराधिकारियों की 4 स्तर की टीम बनाई जाए। अगर अमेरिकी हमलों में टॉप लीडरशिप मारी जाती है तो दूसरी पंक्ति की लीडरशिप नेतृत्व संभाले। अगर दूसरी पंक्ति के लोग भी युद्ध में मारे जाते हैं तो तीसरी और फिर चौथी पंक्ति के लोग तैयार रहें। खामेनेई ने IRGC के टॉप कमांडरों को निर्देश दिया है कि ईरान में इस्लामिक रिजीम की सत्ता को हर हाल में बचाना है। हम इस ऐतिहासिक मिशन को समझते हैं। हम अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करेंगे। यही ईश्वर की मर्जी है। इस जमीन की रक्षक इस्लामिक रिजीम है। हम हर कीमत पर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इसकी रक्षा करेंगे। मुहिमतरीन हाफिज तमामियत अर्ज़ी कश्मीर हस्त। खामेनेई के डूबते जहाज में सुराख उनके करीबी ही करने में जुट गए। इस्लामिक रिजीम के मंत्रियों, संतरियों और कमांडरों में ईरान का माल लूटकर विदेशों में छुपाने की होड़ मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जनवरी में ईरान से $500 मिलियन की चोरी की गई है। धन चोरी का आरोप खामेनेई के बेहद करीबी अली लारीजानी, अली शमखानी और अली करीमिया पर लगा है। आरोप है कि तीनों ने डिजिटल करेंसी, कैश और गोल्ड के रूप में पैसे मॉस्को और सिंगापुर भेजे। सिंगापुर में जिस खाते में चोरी का धन भेजा गया है उसका खाता नंबर
#01-055-70680 बताया गया है। ये खाता अयतुल्ला के करीबी अली करीमिया के बेटे मोहम्मद करीमिया के नाम पर है। ईरानी जनता से लूटा गया धन जो दुबई में भेजा गया है वो हुसैन शमखानी के खाते में भेजा गया है जो अली शमखानी का बेटा है। मतलब साफ है कि अमेरिकी हमले शुरू होते ही खामेनेई के आसपास रहने वाले इस्लामिक रिजीम के ताकतवर तोते फौरन विदेश उड़ जाएंगे। इसका इंतजाम सबने कर लिया है, ऐसी नौबत ना है। इसी के लिए इस्लामिक रिजीम हर रोज अपने हथियार दिखाकर ट्रंप को रोकने की कोशिश कर रहा है। I think there is no limited strikes. An act of aggression would be regarded as an act of aggression, period. And any state would react to an act of aggression as part of its inherent right of self-defense ferociously. So that's what we would do. Regarding the elements of any deal or agreement, whatever you may call it at the end of the day, I think it's quite clear. The main part of such deal would consist of sanctions termination, which must be implemented, must be undertaken by the United States. ईरान की मिसाइल पावर को कई अमेरिकी अखबार भी खतरा बता रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ डैन कैन के हवाले से रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डैन कैन ने ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप को चेताया है। युद्ध में काफी अमेरिकी फौजियों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अमेरिका का एयर डिफेंस कमजोर पड़ सकता है। अमेरिका लंबी लड़ाई में उलझ सकता है। ट्रंप ने इस रिपोर्ट को 100% गलत बताया। ट्रंप ने कहा, डैन कैन ने कहा है, अमेरिका बहुत आसानी से ईरान में खामेनेई की युद्ध मशीनरी को कुचल देगा। यही बात अमेरिका के वॉर मिनिस्टर भी कह रहे हैं। Iran has an opportunity to make a deal. That's the outcome the president would prefer. Our job is to provide options, and we will have options for the president should Iran decide not to take a deal. Everything is on the table. It's the president's decision. We're here to help ensure that a deal is made, and I think Iran would be wise to make a good deal. निकी हेली ने भी ट्रंप को सलाह दी है कि अयतुल्ला के साथ कूटनीति से काम नहीं चलेगा। अमेरिका को अभी बड़ा हमला कर इस्लामिक रिजीम के खतरनाक इरादों को खत्म करना होगा, वरना अमेरिका और उसके सहयोगियों की आने वाली पीढ़ियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका के बाद अयतुल्ला का सबसे बड़ा दुश्मन इजरायल है। खामेनेई ने इजरायल को खत्म करने के लिए आसपास आतंकी संगठनों की फौज खड़ी की है, उन्हें हथियारों से लैस किया है, लाखों डॉलर की फंडिंग दी। खामेनेई इस बार भी इजरायल पर ही सबसे ज्यादा हमले करेंगे और अपने प्रॉक्सी आतंकी संगठनों से कराएंगे। नेतन्याहू भी इस बार ईरान को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी में है जिससे इस्लामिक रिजीम हमेशा के लिए तेहरान से खत्म हो जाए। इस बार इजरायल में नेतन्याहू के विरोधी भी उनके साथ हैं। नेतन्याहू को विरोधियों ने भी ईरान पर हमले के लिए खुली छूट दे दी है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खामेनेई के साथ इजरायल इस बार क्या-क्या कर सकता है। אולי הקשה ביותר בתולדותיהם, ויתקפו את מדינת ישראל. कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। हम सतर्क हैं, हम किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार हैं। मैंने अयातुल्ला के शासन को बताया और स्पष्ट किया कि यदि वे अपने इतिहास की सबसे गंभीर गलती करते हैं और इजराइल पर हमला करते हैं तो हम इतनी ताकत से पलटवार करेंगे जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे हमारी ताकत पर भरोसा है, मुझे हमारे कमांडोज पर भरोसा है, मुझे अपने फौजियों पर भरोसा है। חג פורים, נעמוד יחד ובעזרת השם खामेनेई के रास्ते में अब ईरानी खड़े हो गए। ईरान के नौजवानों ने इस्लामिक रिजीम को हटाने के लिए सिर पर कफन बांध लिया है।